जय जवान, जय जवान। तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। आज हमें मालवीय लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ एनिवर्सरी है। किसने पूरा दुनिया का जवान को और किसानों को इंस्पायर किया है। उन्होंने वो हम्बल बिगिनिंग से शुरुआत करके इंडिया का सेकंड प्राइम मिनिस्टर हो गए। जब उनका टाइम में आपको मालूम है इंडिया अलग अलग तरह से प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। मेन था हमारा लड़ाई पाकिस्तान से। उस टाइम इंडिया का फूड सिक्योरिटी बहुत बुरा सिचुएशन था। एक्चुअली वी वर फेसिंग ए फैमिन। लेकिन इनकी थॉट्स इतनी प्योर था, इनका इंस्पिरेशन इतनी अच्छा था। इन्होंने उस टाइम एक स्लोगन कोट किया है, जय जवान जय किसान। ये दो वर्ड पूरी दुनिया को इंस्पायर किए, स्पेशली इंडियन सोल्जर्स को और फार्मर्स को। इसका रिस्पॉन्स यही किया, हम उस लड़ाई में जीत के आ गए और इंडियन फार्मर्स ने इतनी अफोर्ड कर दिया, हमारा फूड सिक्योरिटी भी बन चुका है। अभी देख लो, इवन द वाइट रेवोल्यूशन वाज स्ट्रांगली guided and supported by Lal Bahadur Shastri. This was a great development in Indian dairy sector, we know it. So, Shastri ji ka contribution, especially in agriculture, to support the Green Revolution and White Revolution was huge. इसलिए आज भी कहीं भी जगह में अब सोचेगा उनकी वो दो वर्ड, जय जवान जय किसान, ये सही है। ये दोनों कोई भी कंट्री का बैकबोन होता है। थैंक यू। हम जानते हैं देश में कृषि बिल को लेके कितने ही तनाव चल रहे हैं और साथ ही साथ चाइना और भारत के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसे भी हमने देखा। आज जब बात करते हैं देश में जहां शास्त्री जी की कमी कहीं ना कहीं हमें महसूस होती है कि वो रहते तो क्या देश का माहौल कुछ और रहता, या देश आज भी प्रगतिशील की तरफ बढ़ रहा है। जब हम देखते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का वर्णन करते हैं, कहते हैं कि एक छोटे कद का व्यक्तित्व जो खादी के वस्त्रों को भी संभाल कर सजेज कर रखता है, वैसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो आइए आज हम बात करते हैं अनिल शास्त्री जी से, उनके बड़े बेटे, इस दिवस के ऊपर। मैं ये सबको बताना चाहता हूँ, ऐसे कई लोग जानते हैं हमारे देश में कि 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि होती है। आज ही के दिन, आज से 55 वर्ष पहले 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद में, उस समय वो सोवियत यूनियन का हिस्सा होता था, वहां पे उनका निधन हुआ। और कुछ ऐसी परिस्थितियों में उनका निधन हुआ कि आज भी बहुत से लोग शास्त्री जी की मौत को थोड़ा संदेहपूर्वक देखते हैं। इंक्वायरी कोई हुई नहीं, पोस्टमार्टम हुआ नहीं, इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है कि सच्चाई क्या थी। लेकिन फिलहाल 11 जनवरी को हर वर्ष सारा देश लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाता है, उनका परिवार भी मनाता है। 11 जनवरी को कुछ कार्यक्रम होते हैं दिल्ली में, दूसरे जगहों में भी होते हैं देश, इलाहाबाद में होते हैं, बनारस में होते हैं, दक्षिण भारत में होते हैं। लेकिन दिल्ली में जो कार्यक्रम होते हैं, पहला कार्यक्रम शास्त्री जी की समाधि विजय घाट पर होता है, जहाँ पे करीब 45 मिनट का भजन, गीता पाठ और इसके अलावा
पुष्पार्पण का कार्यक्रम रहता है। समाधि पे लोग अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दूसरी पार्टियों के नेता, गणों परिवार के सभी लोग और जनमानस से वहां पे लोग पहुंचते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री स्मारक जाते हैं। वो स्मारक जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री कई वर्षों तक रहे, जो उनका निवास हुआ करता था जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे, और उस निवास को दिल्ली में जो एक मोतीलाल नेहरू प्लेस पर है, उसको भारत सरकार ने लाल बहादुर शास्त्री स्मारक के रूप में परिवर्तित कर दिया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 2005 को किया था। वो कार जो लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए 5,000 का कर्ज लेके पंजाब नेशनल बैंक से अपने बच्चों की खरीदी थी, वो कार भी वहां प्रदर्शित की गई है। और हजारों के संख्या में जो लोग म्यूजियम देखने आते हैं, संग्रहालय देखने आते हैं, वो उस कार को जरूर देखते हैं, क्योंकि उस कार से शास्त्री जी केवल यादें ही नहीं जुड़ी हुई है, उस कार से शास्त्री जी की ईमानदारी, उनकी सच्चाई, उनकी कटिबद्धता और उनकी ईमानदारी उससे झलकती है। 11 जनवरी को जो अगला कार्यक्रम होता है, वो होता है 4 बजे लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल लेक्चर। ये 1 घंटे का मेमोरियल लेक्चर होता है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, केंद्र संस्कृति विभाग का हिस्सा है, नेशनल म्यूजियम, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल लेक्चर का आयोजन उसी ऑडिटोरियम में किया जाता है, जो संग्रहालय के अंदर है। बहुत नामी और बड़े बड़े लोग मेमोरियल लेक्चर देने आए हैं, अपने भाषण देने आए हैं। पिछले वर्ष सुनील गावस्कर आए थे, जाने माने क्रिकेटर हैं। इसके पहले कैलाश सत्यार्थी, दलाई लामा, अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरामन, और यही नहीं बल्कि उद्योग से राहुल बजाज, जमशेद जिलानी, आनंद महिंद्रा जैसे लोग वहां पे आके लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल लेक्चर देने आए हैं। विदेशी भी आए हैं, श्रीलंका के विदेश मंत्री, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री भट्टाराय, नेपाल के मंगला समारोह, ये सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। बल्कि पाकिस्तान के एक सेनेटर मुसाहिद हुसैन साहब भी कुछ 4-5 साल पहले वहाँ पे आए थे, और उन्होंने भी अपना करीब 45 मिनट का एक लेक्चर दिया था। शास्त्री जी के प्रति सबके मन में सम्मान है, इज्जत है, इसलिए शास्त्री के नाम पे जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो कभी कोई मना नहीं करता है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो दक्षिण भारत की कोई पार्टी हो। शास्त्री जी के नाम पर सबके मन में एक श्रद्धा रहती है, और उसका मुख्य कारण ये है कि शास्त्री जी को कोई एक न केवल ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, बल्कि उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देके अपने एक दूरगामी दृष्टि का उन्होंने परिचय दिया। आज से 55 साल पहले उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो नारा तो आज भी सारे देश में गूंजता है, आज भी वो उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि ज्यादा प्रासंगिक है जितना कि वो 1965 में शास्त्री जी के प्रधानमंत्री काल के दौरान था। आज चारों तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकार द्वारा कानून पास किए गए हैं उसमें उनको कुछ कमियां लगती हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनका नुकसान है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए जहाँ जहाँ संशोधन होने की गुंजाइश हो वो करना चाहिए। बल्कि मैं तो ऐसा समझता हूँ
कि पार्लियामेंट जो भी कानून बनाता है वो जनता के लिए बनाता है, अपने नागरिकों के लिए बनाता है। कोई ऐसा कानून जिससे कि एक तबका, खासतौर से इतना बड़ा तबका किसान, अगर ऐसे कानून से नाखुश है तो वो कानून वापस ले लेना चाहिए। जब अंग्रेजों का शासन हमारे देश में था तो मेरे पिता लाल बहादुर शास्त्री कहा करते थे कि हालांकि वो सब महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे देश को आजाद कराने के लिए, लेकिन वो भी जनमानस की बात को कभी ठुकराते नहीं थे। अंत में उनकी बात को मान के अगर कानून में किसी संशोधन की या वापस लेने की जरूरत पड़ी तो वो भी उन्होंने किया। ये तो हमारी अपनी सरकार है, चुनी हुई सरकार है। जब अंग्रेज ऐसा कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ आज की हमारी चुनी हुई सरकार भी ऐसा कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। मुझे पूरी अपेक्षा है उनसे कि वो बहुत ही जल्द किसानों की बातों को, उनके मन में जो संदेह है उसको ध्यान में रखते हुए, उनके मन में जो तकलीफ उसको ध्यान में रखते हुए इन कानूनों को वो वापस लेंगे, जिससे एक शांति और भाईचारा और प्यार का एक माहौल हमारे देश में, समाज में फिर से पैदा हो। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो मैंने अभी देखा, ये एक संस्करण छपते हैं, अभी मेरे सामने से अराउंड द वर्ल्ड है, इसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ एक और कृषि जागरण के रूप में भी एक ये किताब मैंने देखी और मैंने देखा है, पढ़ा है मैंने, ये सब इसमें इतनी ज़्यादा जानकारी है और मेरा तो यही अनुरोध है लोगों से कि वो इन संस्करणों को पढ़ें और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और ये जानकारी जो है मैं समझता हूँ अपने बच्चों को, जो छोटे हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, उनको भी बताने की जरूरत है। आज मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे हैं और छोटे बच्चे भी हैं। आज उनकी जो देश में, दुनिया में हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी जो हमारे समय में ले लेते थे, जबकि उस समय टीवी भी नहीं था, रेडियो इतना नहीं था, एक ही दो चैनल आया करते थे, स्टेशन आया करते थे और इंटरनेट नहीं था। उसके बावजूद अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का हम लोग प्रयास करते थे, लेकिन आज के बच्चे जो हैं वो 2-3 बातों पे सीमित कर लेते हैं अपने आप को। एक तो बाहर नहीं निकलते, आज खेल कूद में उनका इतना ध्यान नहीं रहता, हमेशा वो अपने आईपैड और लैपटॉप या मोबाइल पे विभिन्न कार्यक्रम देखते रहते हैं, गाने बजाने के कार्यक्रम देखते हैं, फिल्में देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानना चाहते कि आज दुनिया में क्या हो रहा है। तो मेरी यही एक मैसेज है आज की युवा पीढ़ी को कि अधिक से अधिक आप लोगों देश दुनिया के बारे में जानने का प्रयास करें और लाल बहादुर शास्त्री जैसे महापुरुषों की जीवनी पढ़ के उनसे भी बहुत कुछ सीखने का काम करें। बहुत कुछ हमको सीखने को मिलेगा। जो हमारे महापुरुष हैं उनके जीवनी से जानकारी प्राप्त करने के बाद, और शास्त्री जी तो अपने आप में एक ऐसे उदाहरण है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैं इसी के साथ अपनी बात मैं समाप्त करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप का जो ये कार्यक्रम है ये लोगों को बहुत पसंद आएगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आज के हमारे दूसरे मुख्य अतिथि हैं संदीपा कंधीकार, जो कि एमडी हैं और चेयरमैन है कैन बायोसिस की। नमस्कार मैम, आपका कृषि जागरण में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं संदीपा कंठीकार, जो कि फाउंडर, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कैन बायोसिस प्राइवेट लिमिटेड की। इन्होंने ये एक इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजिस्ट रह चुकी हैं 30 साल तक और कंपनी में कैसे बदलाव होते रहे हैं और चीजों को देखा है काफी आमतौर पर, जबकि बात करते हैं दिल्ली के पर्यावरण को लेके या किसान बिल को लेके।
मैम आज का जो हम चर्चा रखे हैं, जो लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर, आज 11 जनवरी, जब शास्त्री जी ने कहा था सपना, जय जवान जय किसान तभी इस देश की तरक्की हो सकती है, तो एज एन इंडस्ट्रीज मैम आप शास्त्री जी को कैसे देखते हैं कि उन्होंने जो एक देश का कायाकल्प को बदला और कैसे एक मार्गदर्शक की तरह लोगों को आज भी ये नारा जो जय जवान जय किसान का चलता है, तो उस पे आप क्या मैम कहना चाहेंगे? पहला प्रथम नमस्कार। शास्त्री जी तो बहुत ही उनका एक राष्ट्रीय नारा मैं बोलूँगी, जय किसान और जय जवान, ये उन्होंने दिया था और ये जो हमें बचपन से सिखाया गया है ये नारा। और मेरा इससे संबंध ऐसा हुआ कि जब अटल जी आए तो उन्होंने उसके वहाँ पे और एक उससे जोड़कर जय विज्ञान का भी नारा दिया। तो जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। सो अभी विज्ञान जो हम बोलते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में जो बोलते हैं, तो अभी एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी ये सेपरेट नहीं हो सकते। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का इतना महत्व बढ़ गया है बिकॉज़ वहाँ पे चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं अभी, और ये चैलेंजेस के लिए सिर्फ ये टेक्नोलॉजी का काम ही हो सकता है। और इस कोरोना जैसी महामारी के बीच में अभी सभी को 2 चीज़ों का महत्व बहुत ही सामने आया है। एक तो है कि विज्ञान तो सभी को मालूम है क्योंकि विज्ञान से हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं सभी प्रॉब्लम्स को। सो महामारी में भी हमने सॉल्यूशंस खोज निकाले हैं। अभी हमें मालूम है कि अभी जनवरी में वैक्सीन भी आने वाला है, तो विज्ञान की ही वो किमिया है, इतने कम समय में आएगा। और एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम बोले तो जय विज्ञान का महत्व बहुत ही है बिकॉज़ अभी क्या हो रहा है कि एक जो नारा है जो अक्सर टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा जाता है, वो है मोर फ्रॉम लेस। सो हम जब बोलते हैं मोर फ्रॉम लेस, सो हमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के ऊपर और रिसोर्स एफिशिएंसी के ऊपर बहुत ही काम करने की ज़रूरत है। और ये विज्ञान से ही और टेक्नोलॉजी से ही संभव है। तो ये नारा का मैं बहुत ही आदर करती हूँ और ये नारा सभी को हमें चेतना देता है कि हमें और बहुत सी चीज़ें करने की ज़रूरत है और उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम ही है, मैं ऐसा सोचूँगी। आप शास्त्री जी के व्यक्तित्व को या उनको कैसे समझते हैं कि मतलब जब हमारे जो वो प्रधानमंत्री रहे, इतने डाउन टू दी अर्थ रहे, जब उन्होंने अपने प्रधानमंत्री निवास में ही खेती शुरू कर दिया, अपने बेटों को भूखे रखे कि देखने के लिए कि क्या देश रेडी है कि भूखा रह सकता है एक दिन का खाना। जब हमें आर्थिक मंदी हुआ, जब वो लाल गेहूं कहते हैं जो अनिल शास्त्री जी ने अभी बताया कि वो आना बंद हो गया, तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि तब इतना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, माइक्रोबायोलॉजी पे भी जोर नहीं था जो आज लोग जागरूक हुए हैं। तब उस समय को लेके और आप शास्त्री जी के व्यक्तित्व को क्या एक ऐसी चीज आपको उनकी अच्छी लगती है जो आज आप बताना चाहें? ज़्यादा तो मैं उनके बारे में बहुत नहीं जानती, मगर जितना पढ़ा है और समझा है, उससे मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो रिवॉल्यूशन की बात आती है, तो मिल्क में भी रिवॉल्यूशन की बात आती है। तो उन्होंने जो अमूल जैसे मिल्क रिवॉल्यूशन में उनका काम बहुत ही अनन्य साधारण है। और दूसरा जो है वो जो मिल्क रिवॉल्यूशन के बाद जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है, उसमें भी वो जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमें करना चाहिए और आम आदमी के लिए टेक्नोलॉजी को कैसे उपयोग में ला सकते हैं, इस पे उनका बहुत अच्छा काम है। और वो भी अगर ऐसा बोलूँगी मैं तो ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो वो खुद तो मॉडेस्ट थे, मगर वो आगे देखने की सोच रखते थे और जो बोलते हैं ना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स जो थिंग्स होते हैं उनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, उसमें उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान था, ऐसा मैं बोलूँगी। और किसी से भी और जो बात डट के कहनी चाहिए, वो कैसे बोली जाए, उनके बारे में जो मैंने पढ़ा है वो सामने आता है कि कैसे उन्होंने श्रीलंका में जो काम किया, कैसे उन्होंने बर्मा के लोगों के लिए काम किया है, कैसे उन्होंने हमें जो वॉर हुई पाकिस्तान के साथ वहाँ पे काम किया। सो ये बहुत अभी महत्वपूर्ण है कि जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो उन्होंने कैसे हमें तो लगता है कि इतने आसानी से कैसे सुलझाए, मगर वो बहुत ही प्रेरणादायी है उनका सभी जीवन और उनका काम भी।
तो आपने सही कहा मैम, उनके जीवन से हमें बहुत कुछ ही सीखना मिलता है। हालांकि मानते हैं उनका जन्म भी गांधी के जन्म के मतलब 2 अक्टूबर को ही हुआ, तो काफी एक तरह से उनमें भी गांधी की काफी छवि भी दिखती थी, जो गांधी का व्यक्तित्व है। एज अ मैम, आप कैन बायोसिस इंडस्ट्री, एज आप माइक्रोबायोलॉजी में जो आप मिट्टी से जुड़े हम, और जो आप टेक्नोलॉजी के बारे में आज जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके बारे में आपकी इंडस्ट्री क्या काम करती है, आप बताना चाहेंगे? हाँ, तो मैंने जैसे पहले बोला कि अभी टेक्नोलॉजी जो हम सभी टेक्नोलॉजी के आशा रखते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स को सुलझाएँगे। तो एग्रीकल्चर में ऐसा बोलूँगी कि मैंने बोला कि हमें कम से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो मोर फ्रॉम लेस ये कैसा हो सकता है? तो हमें जो अभी फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने हैं उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहिए। पेस्टिसाइड जो यूज़ करते हैं उससे भी ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहिए। और एक और बात ऐसी है कि वो सभी जो आ पहुँचते हैं वो सॉइल कार्बन के ऊपर आ पहुँचते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल जो फर्टिलिटी जो है वो बढ़ाने की हमें अभी ज़रूरत है। और मैं जैसे एरिया में काम करती हूँ कि सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर हमारी कंपनी काम करती है। तो उसमें ऐसा दिखता है हमें कि जो कुछ हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को उपयोग में लाना है, वो सभी एग्रीकल्चर में उसका महत्व वो बहुत ही आगे जाकर बढ़ेगा। और मैंने आपको पिछली बार भी बोला था शायद कि जो कुछ अब अभी हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, 30% of all the inputs which will be used in agriculture in the next decade will be the microbial inputs, because उनमें बहुत टेक्नोलॉजी अभी इनोवेशन से आ रही है और नए-नए प्रोडक्ट्स, नए-नए सॉल्यूशंस ये फार्मर्स के लिए अभी आने वाले हैं। एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि जब हम सब 9 महीनों से कोरोना जैसी महामारी को हम उसका सामना कर रहे हैं, और ये महामारी के बीच में हमें ऐसा महसूस होता है कि हेल्थ और फूड, जिसे हम बोलते हैं आरोग्य और आप क्या बोलेंगे आहार, इसके ऊपर बहुत से लोगों का अटेंशन जा रहा है। और फूड रेसिड्यूज़, जो टॉक्सिसिटी रेसिड्यूज़ या न्यूट्रिशन जो है वो बहुत अभी सामने आ रहा है। और जो कुछ हमारे किसान भाइयों ने ये अभी महामारी के बीच में फूड प्रोडक्शन के ऊपर हमारा ध्यान और ज़्यादा अभी आएगा, और न्यूट्रिशन के बारे में भी बहुत हम आगे की अभी सोचेंगे। और बहुत से अच्छे मैंने स्टार्टअप्स जो है वो नई टेक्नोलॉजी लेके अभी इस क्षेत्र में आएँगे और अपना योगदान करेंगे। तो ये दिन दूर नहीं है जब एग्रीकल्चर भी ग्रोथ भी आगे जा सकती है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। सो मुझे तो बहुत होप्स है कि अभी हम एग्रीकल्चर को बहुत अहमियत दें, और उसके जो प्रॉब्लम्स है वो सुलझाने के लिए यहाँ पे बहुत से प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस इंडिया में आएँगे, और इंडियंस भी उसको खोज निकालेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। मैम, आपने तो एग्रीकल्चर को बदलाव भी होते देखा होगा। जब हम आज बात कर रहे हैं शास्त्री जी, जब वो उस समय की ले लेते हैं, आज 55 साल हो गए उन्हें, और आज तक में आपने क्या-क्या बदलाव देखे, मतलब कृषि क्षेत्र में जो बहुत मेजर बदलाव लगे, जिससे क्या कह सकते हैं कि पूरा एक एरा ही बदल गया, क्योंकि 55 साल एक काफी बहुत बड़ा साल हो जाता है, क्योंकि जब शास्त्री का स्लोगन जय जवान जय किसान जो आज भी चल रहा है, उस समय का जय जवान जय किसान, आज का जय किसान कैसा, आपको कुछ अलग लगता है या लगता है एक ही जैसी चीजें रही होंगी? नहीं, इसमें पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स तो बहुत हैं। अभी हम ऐसा होता है ना कि जब सोसाइटी बहुत मैच्योर होती है, एफ्लुएंट होती है, तो सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का कंज़म्पशन बढ़ता है, या हॉर्टिकल्चर या फ्रूट्स का कंज़म्पशन बढ़ता है, या लोगों के डाइट्स प्रोटीनिक होते हैं। तो डेफ़िनेटली रेवोल्यूशन तो आया है, फूड सिक्योरिटी भी आई है। तो मैं तो इस क्षेत्र में 90 से काम कर रही हूँ। तो मैंने जो देखा है कि 90 से 2000 में हॉर्टिकल्चर का योगदान वो थोड़ा बढ़ने लगा। और मैं तो महाराष्ट्र से आती हूँ, तो ग्रेप फार्मिंग जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा उसका एरिया ऑफ कल्टीवेशन बढ़ा, तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़े। सो ये जो आप बोलते हैं सोयाबीन का कल्टीवेशन या ऑयल सीड्स का कल्टीवेशन, ये भी बहुत बढ़ रहा है।
फिर उसमें जेनेटिक्स भी आ गया और बीटी कॉटन जैसे टेक्नोलॉजी ने भी बहुत से अपने रूप दिखाए और टोटली एक कॉटन के क्षेत्र को ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो बहुत से ऐसे इश्यूज आए एग्रीकल्चर में, जैसे मैं और एक बोलूंगी कि एक्सपोर्ट जो है हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का वो काफी होने लगा। बासमती में हमने बहुत से डेवलपमेंट हमारे किसान भाइयों ने की। सो बहुत बहुत ऐसे क्षेत्र है कि एग्रीकल्चर ने भी कंधा से कंधा मिलाने की कोशिश की है, मगर उसका पेस जो है उसको बढ़ने की बहुत ही जरूरत है। और एग्रीकल्चर में ग्रोथ जो है वो किस चीज से कम आई, अगर हमने ऐसा सोचा तो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ऐसा है कि रिसोर्स एफिशिएंसी जो है, वाटर मैनेजमेंट जो है, या ये दिन ब दिन कम होता गया। और फर्टिलिटी और इम्बैलेंस डोज ऑफ फर्टिलाइजर से हमारी क्रॉप प्रोडक्शन में हमने तो अच्छा काम किया, बिकॉज लैंड अंडर कल्टीवेशन इज वेरी हाई इन इंडिया और मोर इन इंडिया, मगर जो पर यूनिट यील्ड जो है वो हम अभी प्लेटो होने लगा। तो ये भी मैंने देखा। पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज के बारे में जो एक्सपोर्ट फार्मर्स का जो इशू था वो भी मैंने देखा कि वो कैसे टैकल हो रहे हैं। तो बहुत से ऐसे चेंजेस है जो मैंने देखे एग्रीकल्चर में। और मगर वहाँ पे बहुत से ऐसी उम्मीद भी देखी कि कई कई एरिया में डिजिटल टेक्निक्स जो अभी एग्रीकल्चर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी जो योगदान है वो 2015 के बाद जो जल्दी से अभी बहुत स्पीड से अभी आ रहा है, तो वो भी हम देख रहे हैं। तो चेंज जो है जो एग्रीकल्चर में हर एक डेकेड में बहुत से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एग्रीकल्चर निखर के बाहर आ रहा है। और जो इश्यूज है जो हाईलाइट हुए हैं, जैसे फार्मर सुसाइड्स हैं कॉटन सेक्टर में, या अभी जो इश्यूज है रिलेटेड टू मार्केट लिंकेजेस, वो भी अभी आने आने हैं। तो बहुत से अभी एग्रीकल्चर वो बोलता है ना कि एक ऐसा मोड़ पर आ गया है कि जो चेंजेस जो है वो अभी जल्दी से आ सकेंगे, बिकॉज अभी ओपन मार्केट्स जब जैसे हो रहे हैं तो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट ये जो अभी आएंगे तो एग्रीकल्चर और भी बढ़ेगा और भी निखर के बाहर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैम इसके बाद एक आखिरी सवाल पूछते हैं। मैम आज लाल बहादुर शास्त्री जी के पुण्यतिथि में आप शास्त्री जी को कैसे याद करते हैं और क्या उनके बारे में विचार मतलब रखते हैं या दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं तो पहले जैसे आपने शुरू किया बातचीत हमारी कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ऐसा बोलूंगी कि जो बहुत से ऐसे साइंटिस्ट बोलते हैं कि जिस कंट्री की सॉइल अच्छी है वो कंट्री, और जिस देश की मिट्टी अच्छी है और मिट्टी अच्छी रखेंगे वो देश को कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकते हैं। तो आज मैं ऐसा ही उनके पुण्यतिथि के दौरान बोलूंगी कि हमारी मिट्टी हमें अच्छी रखने की जरूरत है। और ये मिट्टी सिर्फ हम हमारे खुद के लिए नहीं मगर हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। और इस मिट्टी को हम कैसे निखारें, कैसे नर्चर करें और आगे भी इसका उपयोग समझदारी के तरीके से करेंगे, उससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर मिट्टी में हम ज़्यादा उसको हमारा लक्ष्य नहीं जाएगा और हमें उसे ग्रांटेड हम रखेंगे तो फिर हमारी डेवलपमेंट ये जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती रहेगी। सो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हमें करनी है। और मैं यही बोलूँगी कि शास्त्री जी की ये जय जवान वाली बात और जय किसान वाली बात, he also has to be happy kisan now. So that is what I will say, and my best tributes to Shastri ji on his Remembrance Day, and best wishes to you also for having such a wonderful program. थैंक यू मैम, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम, थैंक यू। आज के हमारे तीसरे मुख्य अतिथि हैं कुंदन सिंह पनवर, जो कि उत्तराखंड के निवासी हैं और लोगों को अपने कीवी फार्मिंग से न जाने कितने लोगों को इंस्पायर किया है। और लाल बहादुर शास्त्री जी का सपना जो जय जवान जय किसान को ये पूरा नारा करते हुए दिखा रहे हैं। नमस्कार सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है कृषि जागरण के मंच में। नमस्कार, कृषि जागरण के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए
जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले उस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज देश में कई किसान आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन मैं उत्तराखंड का वासी हूं और यहाँ पर लगभग इस तरह के आंदोलन शून्य है। और औद्यानिक गतिविधियों में अपने आप को संलिप्त रखता हूँ। लगभग 20 वर्षों से मैं कीवी की खेती करता हूँ। उसके अलावा दूसरी जो औद्यानिक फसलें हैं उन सब को भी यहाँ करता हूँ। और उत्तराखंड क्योंकि एक अलग किस्म का प्रदेश है, यहाँ पर बहुत अधिक संभावनाएं हैं। शास्त्री जी के जय जवान और जय किसान के नारे से हर उस किसान का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है जिसने भी जो इन सब गतिविधियों में अपने आप को संलिप्त रखते हैं। संभवतः पहली बार किसान को इतनी तवज्जो दी गई और उसके बाद देश में एक जिस अन्न को लेकर या दूसरी तीसरी चीजों को लेकर देश ने खुशहाल अपने आप को पाया। आज हमारे लिए लाल बहादुर शास्त्री जी आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वो तब थे। उनके बगैर तो किसान कुछ सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों का सीना गर्व से चौड़ा किया और किसानों ने देश के उनके इस नारे पर देश को अन्न के मामले में संपन्न किया। क्योंकि उत्तराखंड की परिस्थितियां बिल्कुल देश की परिस्थितियों से थोड़ी अलग हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो हम पर्वतीय क्षेत्रों के लोग किसान कानूनों को लेकर बहुत ज्यादा न तो उत्साहित है न हतोत्साहित। हमारे पास इस राजनीतिक प्रपंच में पढ़ने के लिए हमें कोई संभावनाएं नहीं दिखती हैं और हमारा काम पहले भी अच्छे से चल रहा था और आगे और अच्छा चलेगा, इस बात की संभावना बराबर बनी रहे। क्योंकि हम बहुत छोटी जोत के किसान हैं। उत्तराखंड में 1 एकड़ के औसत की भूमि प्रत्येक व्यक्ति के पास होगी, जो कि काफी कम है। इसलिए यहाँ का किसान कहीं भी अपने आप को इन मूवमेंट से संबद्ध नहीं रख रहा। जहां तक दूसरी औद्यानिक फसलों की बातें हैं, मैं हमारे जितने भी लोग हैं हम सबको प्रोत्साहित करते रहते हैं अपने इस पूरे क्षेत्र में, और उनको सिर्फ औद्यानिक ही नहीं, उनके विपणन और छोटी मोटी व्यवस्थाओं को लेकर भी हम उनको सदैव उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में इन सब औद्यानिक गतिविधियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सर, आप शास्त्री जी को एज अ किसान कैसे देखते हैं? मतलब जब वो प्रधानमंत्री थे उससे पहले जब उन्होंने खेती की अपने एज आप किसान, आपने सुना होगा अपने मतलब आपने या तो आप, मुझे पता नहीं, आपने तो देखा भी हो सकता है उनको टीवी पे बोलते हुए, सुनते हुए, तो एज अ किसान आपको वो मतलब उनका जो व्यक्तित्व था वो कैसा दिखता था देश में? अत्यंत साधारण व्यक्तित्व के लेकिन मजबूत इरादों के लोग दुनिया में कम पैदा होते हैं, जिनमें से पहला नाम शास्त्री जी को जाता थे, जिन्होंने खुद को स्वयं उन सारी पीड़ाओं को झेला होगा। आपने सुना होगा, जाके पीर न पड़े बीवाई सो क्या जाने पीर पर आई। तो ये वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने सारे बाधाओं को झेलते हुए और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बैठे, इसलिए उनको हर चीज का अंदाजा था। वो एक असाधारण व्यक्तित्व थे जिनके बारे में कुछ भी कहना गलत होगा, क्योंकि इतनी महान विभूतियों के बारे में मेरे सब पता नहीं, मतलब बहुत छोटे हैं, उनको हम किसी भी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। और सर, कहीं ना कहीं आपने सर पिछले साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि शास्त्री जी ऐसे व्यक्तित्व थे जो एक किसान की खादी की बनाई हुई कपड़ों को भी अगर वो फट भी जाए तो उसको भी संभाल के रखते थे। वो सोचते थे कि जो किसानों ने मेहनत की हो
उसको हम मैं व्यर्थ कैसे जाने दूं। तो इस व्यक्तित्व से आपको क्या लगता है कि हमारे देश के कोई ऐसे प्रधानमंत्री आज हो पाए हैं जो इतने देश के ग्राउंड लेवल पर जुड़े हों? वो बिरले उदाहरणों में से एक हैं, और उसके बाद न उसके पहले ऐसा असाधारण पुरुष इस देश में पैदा हुए हैं। मैं उनको अंतिम पायदान का व्यक्ति समझता हूँ। उसके बाद कोई ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई इस तरह के काम कर पाएगा। जितने स्वच्छ सरल स्वभाव के वो लोग थे, उतना आज पाना बहुत मुश्किल काम है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो उनके बराबर दूसरा व्यक्ति होना बहुत मुश्किल है। सर तो मेरे आप थोड़े अपने किसान में आप प्रथम ही रहेंगे। आप कीवी फार्मिंग में मतलब क्या करते हैं, ये भी थोड़ा बता दीजिए। हाँ, कीवी फार्मिंग में मैं हम लोग फलों का उत्पादन करते हैं, और अभी इस वर्ष से हम पौधों का उत्पादन भी शुरू करेंगे। कीवी में, क्योंकि ये विदेशी फल है और डेंगू और उसके आसपास आजकल जैसा कोविड-19 चल रहा है, इन सब को लेकर जो हमारा शरीर में बहुत सारे इम्यूनिटी की आवश्यकता होती है, उसमें इस फल का बहुत बड़ा योगदान है इम्यूनिटी बढ़ाने में। क्योंकि ये आंवले के समकक्ष इंडियन गूसबेरी है, तो कीवी चाइनीज गूसबेरी, दोनों फलों में बहुत सारी समानताएं हैं। लेकिन क्योंकि ये फल आप समझ लीजिए कि 6-7 महीने के बाद पक के तैयार होता है, तो इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है फ्रूट का, वो बहुत ही अलग है। और ये एंटी कैंसरल एक्टिविटी से लेके एंटी शरीर के लिए जितना भी मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में योगदान रहता है, वो सारे तत्व इसमें है। सोडियम है, कैल्शियम है, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं। तभी इस फल की महत्वपूर्ण भूमिका है शरीर के लिए। सर तो आप अपनी बात को मतलब दर्शकों को कुछ एक मेमोरी या कुछ एक संदेश आप देना चाहें आज शास्त्री जी की पुण्यतिथि पे, या कुछ मतलब बात पर खत्म मतलब अपना वाक्य, कुछ ऐसा संदेश आपको बताना तो। जरूर। देखिए, किसान घर में पैदा हुए लाल बहादुर शास्त्री जी के अप्रतिम व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए उनकी ईमानदारी, उनकी सरल हृदयता और स्वच्छ छवि को सदैव याद रखा जाना चाहिए। और मैं तो ये भी आशा करता हूं कि पुनः फिर कोई ऐसा किसान का बेटा उसी छवि को रिफ्लेक्ट करे और हम सब किसानों को एक पुनः एक इसी तरह का जो जैसा शास्त्री जी ने किया, कोई और भी इसी तरह का पूरा मतलब देश के लिए इस तरह के काम करे। धन्यवाद। तो इसी के साथ हम आपकी बात को अंत करते हैं, और मैं भी कहूंगा भारत में ये नारा जय जवान जय किसान और जय हिंदुस्तान का नारा अमर रहना चाहिए। सर नमस्कार। आज के हमारे चौथे मुख्य अतिथि है पंकज खंडेलवाल जी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन है INI फार्म के। आज ये बताएंगे लोगों को कैसे एक इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव में शास्त्री जी ने क्या भूमिका निभाई। मिलते हैं पंकज खंडेलवाल जी से। आज लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि में हमारे साथ जुड़े हैं पंकज खंडेलवाल, जो INI फार्म के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड ब्रांडेड फूड कंपनी है, जिन्होंने अपना फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनाना प्रोमोग्रेनेट्स पर करा है। INI फार्म इज एट द forefront of the bringing agri-tech to the Indian agriculture and has built large-scale operations spanning contract farming, aggregation, supply chain management, and serving retailers in 35 countries globally. And the co-founder of this company is his wife, Purnima Khandelwal. नमस्कार सर, आपका स्वागत है कृषि जागरण के मंच पे। आज जैसा कि आप जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, और हम बात कर रहे हैं जब देश में जय जवान जय किसान का नारा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको सुनने में देखने में हर दिन आता है। और आज 45 दिन हो गए हैं कह सकते हैं किसान आंदोलन को लेकर। तो ऐसा इंडस्ट्री जो हमने पिछले साल देखा है, कोरोना दहशत महामारी आई, और शास्त्री जी का सपना था कि देश की तभी प्रगति हो सकती है जब जय जवान और जय किसान दोनों साथ में चले, तभी जय हिंदुस्तान हो सकता है। तो एज अ इंडस्ट्री पर्सन, हाउ डू यू सी आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री? नमस्कार प्रीतम, और शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर आज बात करने के लिए।
मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं इस चीज़ के बारे में आज बात कर रहा हूँ आपके साथ। वास्तव में कमाल की बात है कि मिड 60s से लेके जब शास्त्री जी ने ये हमें स्लोगन दिया था और आज हम 21वीं सदी में हैं, और उसके बावजूद भी ये जो दोनों बात है, जय जवान और जय किसान, दोनों आज भी उतनी रेलिवेंट है हमारे देश के लिए, राइट। उस टाइम की जो प्रॉब्लम्स थी आज 50 साल के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज जैसे आपने बोला कि कोरोना वायरस के टाइम पे कंज्यूमर्स को कैसे खाना पीने की सहूलियत हो, वो तकलीफ नहीं हो, उससे भी आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आज 45 दिन हो गए हैं फार्मर्स को इस पूरी चीज के लिए फार्म लॉज के अगेंस्ट में एजिटेशन करते हुए। तो उसके हिसाब से डेफिनेटली आज भी वो इतना रेलिवेंट है, आज 50 साल से ऊपर उस स्लोगन को दिए हो गए। तो इट्स फैसिनेटिंग, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि आज भी हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी रेलेवेंस, उसकी ज़रूरत अगले और 50 साल के लिए भी हमारे सामने मेरे ख्याल में लक्ष्य, और ये शायद शास्त्री जी की मानता है कि उस तरह का विजन, उस तरह का थिंकिंग प्रोसेस है, जो आइडियाज हैं, जो हमारे लिए शायद 100 साल तक भी रेलिवेंट हो सकते हैं जब दुनिया इतनी बदल चुकी है। सो इट्स हैट्स ऑफ टू हिम, उनके विजन को, उनके थिंकिंग प्रोसेस को, कि आज भी हम उस चीज के साथ कुछ काफी हद तक आगे भी बढ़े। कुछ चीजें चेंज भी हुई हैं, कॉन्टेक्स्ट बहुत बदल गया, उसके बारे में शायद हम लोग बात भी करेंगे, लेकिन फंडामेंटली उनका जो विजन, उनका जो थिंकिंग प्रोसेस था इतने सालों में, और वो स्ट्रगल आज भी हमारे सामने है, चाहे वो कंज्यूमर एंड पे हम लोग देखें, चाहे हम फार्मर्स एंड पे देखें। सो यार सर, आप शास्त्री जी के व्यक्तित्व को और उनके नेचर को मतलब कैसे समझते हैं? एज जब आप भी छोटे रहे होंगे, जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, शायद मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ, आपने कहीं टीवी पे या कहीं सुना होगा अपने माता पिता से कि शास्त्री जी के व्यक्तित्व, क्योंकि हम सब बचपन से सुनते आए हैं शास्त्री जी के बारे में, काफी वो डाउन टू द अर्थ थे। अपने प्रधानमंत्री निवास में खेती करना शुरू कर दिया, अपने देश में भूखे रह के अपने बच्चों को पहले प्रयोजन करा, भूखा रख के कि देश के लोग भूखे रहने के लिए तैयार है या नहीं है, कि एक दिन का खाना अगर वो नहीं खाए। तो ये सारी चीजों को एक कैसे आप उनके व्यक्तित्व को आज उनके पुण्यतिथि पर याद करते हैं? प्रीतम, मतलब मुझे नहीं पता ये अच्छी बात है बुरी बात है, लेकिन मेरा जन्म भी उनके बाद का ही है, तो उस टाइम का नहीं है। पर उसको जहाँ तक कॉन्टेक्स्ट की बात है, मेरे ख्याल में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मतलब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ शास्त्री जी के बारे में, लेकिन जो चीज़ हमें इंस्पायर करती है, जो चीज़ हमारे को मोटिवेट करती है काम करने के लिए, जो उनका बहुत बड़ा हाथ मेरे ख्याल में पूरी जनरेशन के ऊपर है। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे आज लगती है, वो है कि कैसे ट्रस्ट पूरी जनता का, आज भी उनका इतना रिस्पेक्ट है, राइट। इट्स नॉट फनी, मतलब किस तरीके से उनका जो रिस्पेक्ट था, उनका जो ट्रस्ट, उनके ऊपर जो लोग विश्वास करते थे, वो एक बहुत बड़ी बात है। आई थिंक आज का जितना भी हम चाहे कॉन्फ्लिक्ट्स की इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे बात करें, या फिर हम किसान और सरकार के बीच की भी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट लगता है। तो मैं अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उनके व्यक्तित्व को सिर्फ एक चीज के ऊपर समझना चाहूँ, तो मेरे लिए, मेरे ख्याल में उनका व्यक्तित्व उस तरह का था जिससे कि सब आदमी उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते थे, उन पर विश्वास करते थे कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, लेकिन जो किया जा रहा है वो बेस्ट पॉसिबल है, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक लीडर के लिए ट्रस्ट होना बहुत ही जरूरी चीज़ है, और पर्सनली मेरे लिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर होता हूँ। मैं किसी तरह का शास्त्री जी के ऊपर कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, I would take away as a single point would be trust. How to earn the trust, नहीं तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं ग्राउंड लेवल पे, बिना ट्रस्ट के काम नहीं किया जा सकता। सर, तो आप अपने ब्रांड जो INI फार्म है और किमाय, जो आप एज अ प्रोडक्ट बनाना और प्रोमोग्रेनेट में इतनी आपने ग्रोथ करा देखा, सो मतलब क्या है इस तरक्की के पीछे आपका रहस्य, और क्या मतलब क्यों आपने सोचा कि मैं बनाना और पोमोग्रेनेट पे ही काम करा आपने, और जो इतना सक्सेसफुल एक ब्रांड बन चुका है आज देश में, और कहीं ना कहीं अगर कोई भी विदेशों में भी आप 35 कंट्रीज में जो आप रिटेल करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब सुनने में होते हैं तो अच्छा इसके पीछे पंकज खंडेलवाल एक भारतीय है, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक गर्व फील होता होगा कि हाँ, एज एन फ्रॉम IIT आपने एक जर्नी शुरू की, उसके बाद आपने पूरा बैकग्राउंड बदला और आप एक फार्मिंग सेक्टर पे उतरे, और एक इंडिया में एक वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर पे आ गए हैं, जहां आपसे बहुत लोग, युवा पीढ़ी इंस्पायर होते हैं और आप कहीं नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। तो आप
अपने कंपनी INI फार्म और इनके बारे में कुछ बताइए लोगों, हमारे दर्शकों को। जब काम मैंने चालू किया था पूर्णिमा के साथ, जब हम लोगों ने करीब 11 साल पहले INI फार्म्स की स्थापना की थी, उस वक्त पर इसका मोटिवेशन जो था वो बहुत हद तक ये रियलाइज हुआ था कि हमारे यहाँ बिना फार्मर और फार्मिंग में इम्प्रूवमेंट के बिना जो डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी, संभव नहीं हो पाएगी। किस्मत की बात थी, कोई फार्मिंग बैकग्राउंड नहीं था, कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन समय के साथ कुछ ना कुछ होता रहा जिसकी वजह से हमें इस सेक्टर के ऊपर काम करने का मौका मिला। और एक बार जब वो हुआ तो वो बहुत क्लियर था कि ये काम ऐसा है जहाँ पे आप कुछ अच्छा कर सकते हो। ये ऐसा काम है, आज हम वर्ल्ड वाइड अगर आप देखो तो कॉर्पोरेट सेक्टर में ESG जिसे बोलते हैं, एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस, ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशंस को, कॉर्पोरेट एंटिटीज को आज इवैल्यूएट किया जाता है कि आप सही तरह के ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है। जब 11 साल पहले इस चीज़ के ऊपर हमने काम शुरू किया तो एक मोटिवेशन था कि कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव किया जा सकता है। एक डिफिकल्ट सेक्टर है लेकिन इसके ऊपर काम किया जा सकता है। और हम लोगों के लिए ये बिल्कुल क्लियर था कि कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और उसी वजह से हम लोगों ने इनफैक्ट हमारा प्रीमियम फॉर क्वालिटी का जो मॉडल है फार्मर्स के साथ काम करने का, वो चालू किया। बड़ा डिफिकल्ट था कि कैसे मार्केट उसको वैल्यू करेगा नहीं करेगा, लेकिन एक सही दिशा में सही तरीके से काम करने से मुझे लगता है कि फ़र्क पड़ता है। हम लोग करीब करीब 30% फार्मर्स की इनकम इंक्रीज कर पाए, और उसका कर इसलिए पाए क्योंकि उनके साथ काम करके क्वालिटी इंप्रूव कर पाए, और वो क्वालिटी इंप्रूव करने से ब्रांड क्रिएट किया, ब्रांड क्रिएट करने से एक कस्टमर या कंज्यूमर उसके लिए एक प्रीमियम देने को तैयार होता है, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा विश्वास था उस टाइम पे। आज ऑफ कोर्स ये बोल सकते हैं 11 साल के बाद कि ये मॉडल है, सक्सेसफुल रहा है, लेकिन उसके लिए पहले विश्वास से स्टार्ट करना पड़ता है, फार्मर्स के साथ काम करना पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे ब्रांडिंग होती है और धीरे धीरे कंज्यूमर उसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करता है। तो जर्नी आई थिंक उसके साथ मेरे लिए सबसे सेटिस्फाइंग पॉइंट यही है कि आज 5000 से ज़्यादा फार्मर्स के साथ हम लोग काम करते हैं। इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स में से हैं, चाहे बनाना हो, चाहे पोमेग्रेनेट हो, चाहे फ्रेश कट हो। लेकिन ये पॉसिबल तभी हुआ जब एक साथ चल के, चाहे हमारे जो साथ हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं, 200 से ज़्यादा लोग डायरेक्टली काम करते हैं, 500 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड लेबर है, 5000 से ज़्यादा फार्मर्स हैं, इन सबको साथ लेके काम करने से ये चीज़ हो पाई है। और वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये एक सक्सेसफुल मॉडल है। अगर आपको लगता है कि इससे एक लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है तो आई थिंक वी वुड हैव अचीव्ड आवर गोल्स। सो थैंक यू सो मच। सर, तो आपने मार्केट सेक्टर में एक पूरा ही चीज, मतलब कह सकते हैं, एक पहलू बदल दिया है हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में, जब आपने फोकस कर दिया कि हम सिर्फ बनाना और पोमोग्रेनेट को ही लेके चलेंगे। क्योंकि जब आपको पता था, कहीं ना कहीं आप भारत में सुनते हैं लोगों का पसंदीदा फल आम होता है ज्यादातर, मैंगोज पे आप नहीं गए। कहीं ना कहीं आपने, क्या आपको डर कहीं लगा कि हम बनाना और पोमोग्रेनेट को लेके जाएंगे, जो कि आप अगर देखें आम जनता के लिए पोमोग्रेनेट आज भी बहुत महंगा हो जाता है अगर एक कॉमन मैन खरीदने जाए, जबकि बनाना तो एक सस्ते फल है। पर कहीं आपको लगा कि ये आपका एक, कहीं ऐसा समय आया जब आपने हिम्मत अपनी हार दी, और कहीं आपको लगा कि नहीं, मुझे ये नहीं हारना चाहिए, ऐसा आपने एक चैलेंज फेस करा विद इन 1-2 ईयर जब आप ये कंपनी चला रहे थे? क्योंकि आपने एक मार्केट सेक्टर में एक नया पूरा, मतलब कह सकते हैं जैसे न्यू ब्रांड को क्रिएट करना पड़ा आपको। क्योंकि ऐसा मेरे ख्याल से मैंने कोई इंडियन सेक्टर में देखा नहीं था। जब आप 11 साल पहले कर रहे होंगे तो मेरे को कोई लगता नहीं है कोई सेक्टर ऐसा सोच के चला होगा कि हम 2 फलों को ही लेके चलेंगे आगे और उसी को पे हम अपना ब्रांड क्रिएट करेंगे। क्योंकि एक डर तो रहता है कि हाँ, हमारा पैसा डूब जाएगा, कहीं कुछ नहीं हुआ तो हम कल को क्या करेंगे। ऊपर से प्रेशर रहता है, एक मतलब माँ बाप का भी प्रेशर रहेगा कि ये क्या कर रहे हो, सोसाइटी का एक इन्फ्लुएंस आ जाता है कि कहीं नहीं कुछ होगा, तुम्हारा बिजनेस डूब ही जाएगा। लोग कहने को तो बहुत चीजें कहते रहते हैं कि आप सक्सेस नहीं होंगे, पर कहीं ना कहीं आपने एक दृढ़ संकल्प रखा, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक दृढ़ संकल्प अपने जीवन में रखा था। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? प्रीतम, काम जब करने जाते हैं और एक लॉन्ग जर्नी होती है, आप ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हो, तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की ही बात है। आज आप फार्मर भी एज अ एंटरप्रेन्योर है। पहले हम एक बेचारा फार्मर का इमेज लेते थे, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी होती है उसमें अप्स और डाउन्स आते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, वो एक फैक्ट है। ये बात भी सही है कि
कई बार लगा कि यार हम सही चीज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन चीज़ों के लिए, राइट। तो जैसे आपने पेरेंट्स की बात की, क्योंकि पेरेंट्स को अगेन आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो आप उसमें सही तरीके से पूरी मेहनत के साथ पूरी कोशिश करके करोगे, राइट। उसके बाद ज़रूरत होती है, हम लोग थोड़े लकी रहे इस मामले में कि बैकग्राउंड हम लोगों का एग्रीकल्चर नहीं था, हम लोग बिजनेस बैकग्राउंड से इस चीज़ को इवैल्यूएट किया। तो ये डिसीजन जो आप मैंगो वर्सेस पोमेग्रेनेट या बनाना की बात कर रहे हो, थोड़ा सा इंडस्ट्रियल अंडरस्टैंडिंग होने से ये एक बात बहुत जल्दी समझ आ गई कि जो बिजनेस सीजनल है जैसे कि मैंगो है और जो बिजनेस राउंड द ईयर है, अगर आप देखोगे कि हमारा अनार और इसको सिलेक्ट करने का कारण बहुत बड़ा ये था कि ये राउंड द ईयर प्रोडक्ट्स है, 12 महीने काम होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता था, राइट। तो एक ट्रेनिंग जो हमारी बिजनेस साइड पे थी उसको हम उस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने बोला कि हम लोग लकी थे, बैकअप करने वाले हम लोगों को लोग मिले, जो लोग इस विश्वास के साथ जो हमारा विजन था उसको बैक करने के लिए तैयार थे। तो फंडिंग बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ऐसा नहीं पॉसिबल होता है कि आप बिना कैपिटल के इस चीज़ को आप कर सकते हो। इसीलिए जो हमारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं, आशीष गुप्ता, पवन वैश्य जो दक्ष के फाउंडर हैं, उसके बाद आविष्कार, यूनिलेजर से रोनी स्क्रूवाला साहब हैं, या अस्पदा है, ये लोग फंड्स, इनका सोशल गोल्स और वो फंड्स ने सपोर्ट किया, राइट। तो अप्स एंड डाउन्स में वो एक बहुत ज़रूरत होती है। और दूसरी बात, फ़र्क इस बात पे पड़ता है कि आपकी टीम कैसी है, राइट। अगर ग्राउंड लेवल पे डे टू डे बेसिस पे किसी ना किसी का पॉजिटिव मोटिवेशन है और किसी कोई डाउन भी है तो हम एक दूसरे को ऊपर खींच सकते हैं, राइट। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। थैंकफुली ये चीज़ें वर्कआउट कर गई हमारे लिए। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनमें, जैसे मैंने समराइज करूँगा तो टीम, दूसरा जो इन्वेस्टर्स थे जिन लोगों ने हमें को सपोर्ट किया, और फैमिली का सपोर्ट। आई थिंक ये 3 चीज़ें किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एग्रीकल्चर इज ओनली वन पार्ट ऑफ दैट एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। सो यही बात आपके भी मतलब जीवन से यही दर्शाता है, कहीं शास्त्री जी को भी विश्वास था, जो आपने कहा विश्वास की बात, कि अगर लोगों में विश्वास हो, टीम वर्क हो, और खुद पे वो चीजें आपने जैसे अपनाया, वहीं कहीं ना कहीं शास्त्री जी ने भी अपने जीवन में एक दिन भूखा रह के देश की मन में विश्वास था कि मेरे भूखे रहने से, हल चलाने से कहीं ना कहीं मेरी ही जो मैं करूंगा वो देश को कहीं ना कहीं प्रभाव करेगा और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। वही आपने भी, आपके भी व्यक्तित्व में दिखता है, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो शास्त्री जी एक नक्शे कदम पे चले और आप एज अ इंडस्ट्री जो आज INI फार्म की तरफ से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखें कि आज भी कंपनीज उन्हीं के एक तरह के जो मन में विश्वास, टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटी, इन्वेस्टमेंट, जो एक सपोर्ट चाहिए होता है, वो लेके चलते हैं। तो सर, आखिरी बात करते हुए, आप लाल बहादुर शास्त्री जी को आज कैसे याद करते हैं उनके पुण्यतिथि पर? देखिए, किसी भी महान नेता का जो हमारे जीवन पे उसका इम्पैक्ट है वो सालों तक चलता है। और जैसे मैंने बोला, एट अ पर्सनल लेवल उनका जो सिंप्लिसिटी थी, जिस तरीके से काम करने की दृढ़ता थी, जो देश के प्रति उनका समर्पण था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम उन चीज़ों को अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी लेके आ पाएँ, जो काम जिसके लिए उन्होंने देश के लिए और किसानों के लिए, स्पेशली मेरे लिए सेक्टर वाइज वो बड़ा रेलिवेंट है, और वो हमें कंटिन्यूसली इंस्पायर करते रहते हैं, करते रहेंगे। अगर हम उनके जो गोल्स थे कि किसान और कंज्यूमर, क्योंकि उस टाइम पे फूड न्यूट्रिशन की बड़ी तकलीफ थी, आज भी हम कंज्यूमर के लिए सही रेट में फ्रूट अवेलेबल या वेजिटेबल अवेलेबल या खाना अवेलेबल होना उतना ही क्रिटिकल है। तो आई थिंक कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं वो वहाँ पे रहते हैं। और मेरा इतना सा ही रहेगा कि अगर उनकी जो दृढ़ संकल्प था देश के प्रति, किसान के प्रति, अगर वो हम अपने जीवन में लेके आ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम उस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करें, तो हमारे लिए, मेरे ख्याल में उससे बड़ी श्रद्धांजलि हम उनको नहीं दे सकते हैं। और एज अ लीडर उनसे जो हमें इंस्पिरेशन और जो सीख मिलती है वो हमारे लिए सबसे बड़ी होगी। सो दोज आर दी थिंग्स मेरे हिसाब से, वो मेरे लिए पर्सनली और INI एज एन ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट चीज़ें। दिवस की शुरुआत में आपने देखा कि हमारे साथ जुड़े अनिल शास्त्री जी, फिर कई इंडस्ट्रीज। तो जब दिवस की अंत की बात होती है तो क्यों ना एक फार्मर से बात की जाए, जो कि लेमन मैन ऑफ रायबरेली है, जिनका नाम है आनंद मिश्रा जी, जो कि क्या कह सकते हैं, एक फार्म में इतना प्रगतिशील हो गए हैं कि जिन्होंने नींबू की खेती करके अपने आप को लेमन मैन ऑफ रायबरेली बना लिया। नमस्कार किसान भाइयों। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय
लाल बहादुर शास्त्री जी के पुण्यतिथि पर आज कृषि जागरण मंच के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, जिसके लिए हम कृषि जागरण मंच को धन्यवाद देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का एक नारा था, जय जवान जय किसान। उसको अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो ये निकल के आता है कि हमें देश के 130 करोड़ भारतवासियों को सोने से पहले जवान का और खाने से पहले किसान का धन्यवाद, आभार प्रकट करना कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, ये परिकल्पना लेकर के लाल बहादुर शास्त्री जी चले थे। आज वर्तमान में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसमें एक शब्द और जोड़ दिया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। यानी खेती किसानी और अपने जवान ये सब अब नई टेक्नोलॉजी से लैस होने चाहिए, जिसमें उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये नारे के पक्ष में हम लोग हैं। देश के किसानों को इसका समर्थन करना चाहिए, अपनी कोशिश करना चाहिए कि देश सभी का कर्तव्य है, ये कोशिश होनी चाहिए कि देश के जवानों का पूरा देश सम्मान करता है, किसानों का पूरा देश सम्मान करता है, लेकिन उन्हें और ज्यादा सम्मान और प्यार की भूख है। किसान भाइयों, हम कृषि जागरण मंच के माध्यम से मैं लेमन मैन रायबरेली, उत्तर प्रदेश का प्रमुख नींबू उत्पादक, मोटिवेशनल स्पीकर, बागवानी विशेषज्ञ, आप लोगों से एक बार पुनः इस जयकारे के साथ जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ आप लोग आगे बढ़े। नमस्कार। तो आज आपने सुना और देखा कि कैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश में एक अहम भूमिका निभाई। जहां बात आती है जवान को सशक्त करने की और किसानों को सशक्त करने की, तो हम हमेशा शास्त्री जी को याद रखेंगे ही। और उनकी जो कही हुई बातें रहती है कि जब देश का प्रगति जय हिंदुस्तान तभी हो सकता है जब लाल बहादुर शास्त्री जी का वो सपना जय जवान जय किसान का नारा जब सभी लोग अपने देश में अपना लें, जब बड़े बड़े क्या कह सकते हैं हम बिजनेसमैन को छोड़कर और क्या कहते हैं हमें बड़ी बड़ी नौकरियों को ढेर में आकर ये कहीं हम किसान को और कहीं जवानों को लेके ना हम जा रहे हो, तो हमें ये समझना होगा कि शास्त्री जी का जो एक सपना था जय जवान जय किसान, उसको पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ना होगा। और आज का कार्यक्रम इसी के साथ समाप्त होता है। नमस्कार, मैं लेता हूं आपसे इजाजत।